Hello everyone, welcome to Atomic English, द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सभी प्यारे बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास की शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह क्लास की फर्स्ट पोर्शन में हम देखेंगे वोकैब, डेली वोकैब, जो कि हम एडिटोरियल से सेलेक्ट करते हैं और ये सारी की सारी वोकैब एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब रहती है। एग्जाम में आपको यहाँ से ज़रूर वर्ड्स देखने को मिलते हैं। देन हम करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन कि भाई वर्ड्स हैं क्या। उसके बाद इसके सिनोनिम्स, इसके एंटोनियम्स, और इसी क्लास में मिल जाएंगे आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वोकैब के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं इसे एक सिंगल क्लास में डेली बेसिस पर आपको मिल जाते हैं। सेकेंड पोर्शन में कवर करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर। एक एडिटोरियल उठाएंगे द हिंदू से प्यारा सा और उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे, जिससे कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा और फिर एग्जाम में आपको अनसीन पैसेज वाले पोर्शन में दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ में हम कर लेंगे कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर के एमसीक्यूज़ बिल्कुल एग्जाम वाले पैटर्न पे, जैसा कि एग्जाम में आपको देखने को मिलता है वही क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। थर्ड पोर्शन में करेंगे क्लोज टेस्ट एंड PQRS यानी कि पैराजंबल, और ये भी आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इनकी भी रिलेवेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो इनको कवर करते हैं। और जब आप डेली बेसिस पर क्लोज टेस्ट और PQRS, देखो एक दिन का खेल नहीं है, क्लोज टेस्ट और PQRS एक दिन का खेल नहीं है, ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। जब आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हो तभी ये चीज़ें आपकी स्ट्रांग होती हैं। एक समय आएगा, देखो आज होता है कि आप क्लोज टेस्ट पढ़ते हो, आप घूम जाते हो, आपको समझ में नहीं आता कि भाई क्या करना है, लेकिन एक समय आएगा जब आप डेली प्रैक्टिस कर चुके होंगे काफ़ी हद तक, तब आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने शुरू हो जाएंगे और आप ट्रिक समझ जाओगे कि भाई किस चीज़ को कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे चूज़ करते हैं। PQRS में आपको सीक्वेंसिंग तभी समझ में आएगी जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे। तो ये डेली बेसिस पर हम रखते हैं क्लास में, तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट में हम करेंगे ट्रिकी MCQs प्रैक्टिस। ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितनी आपने स्टार्टिंग में वोकैब पढ़ी है, जितने भी आइटम्स वोकैब के आपने पढ़े हैं, जैसे कि एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सभी की हम लास्ट में करेंगे प्रैक्टिस ट्रिकी MCQs के साथ में। जिसके बाद तो भाई आज जो आपने पढ़ा है सारा कुछ आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा और आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाएगा। ये सारे बेनिफिशरीज हैं SSC के जितने एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो CGL की तैयारी करते हो, CPO, CHSL या फिर स्टेनो, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश आती है SSC का, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बैंक की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग, डिफेंस और UPSC, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। भाई एक सिंगल क्लास में आपको कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं, तो मुझे नहीं लगता भाई इस क्लास को मिस करना चाहिए। आप इस क्लास को मॉर्निंग में ही ले लिया करें। चलिए भाई क्लास को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। वोकैबुलरी, आज का पहला वर्ड है हेवन। नाउन होता है आश्रय या फिर सुरक्षित स्थान को बोलते हैं हेवन। अ सेफ और पीसफुल प्लेस, एक सेफ और पीसफुल प्लेस है, उसी को बोलते हैं हेवन। द ऑर्फनेज वॉज अ हेवन फॉर होमलेस चिल्ड्रन। ऑर्फनेज क्या होता है? अनाथालय। अनाथालय को बोलते हैं ऑर्फनेज। ऑर्फन होता है अनाथ और ऑर्फनेज होता है जहाँ पर अनाथ लोगों को रखा जाता है, उनको अजाइलम दिया जाता है। द ऑर्फनेज वॉज अ हेवन मतलब एक सेफ प्लेस था, किसके लिए? होमलेस चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रन बच्चों के लिए, ठीक है। रिफ्यूज, शेल्टर और सेंचुरी तीनों हो जाते हैं इसका सिनोनिम्स। मार्क करो सेंचुरी को। और शेल्टर और रिफ्यूज का तो आपको पता है, एक तरफ तो बहुत ही सेफ प्लेस है जहाँ पर शेल्टर कर रहे हैं, आश्रय है, घर है, दूसरी तरफ डेंजर जोन है, थ्रेट है, एक्सपोजर है, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स, ठीक है। अगला वर्ड है ओमिनस। एडजेक्टिव होता है ये, इसका मतलब होता है अशुभ या फिर भयावह। गिविंग द इम्प्रेशन समथिंग बैड इज अबाउट टू हैपन। अशुभ है कोई चीज़, ऐसी है जिससे पता लग रहा है कि भाई कोई अशुभ चीज़, कोई खतरनाक चीज़ होने वाली है, उसी को बोलते हैं ओमिनस। द डार्क क्लाउड्स लुक्ड ओमिनस बिफोर द स्टॉर्म। स्टॉर्म आने वाला था, स्टॉर्म मतलब तूफान, तूफान आने वाला था, उससे पहले डार्क क्लाउड्स आते हैं, बादल उठते हैं ना पहले तूफान से पहले, तो डार्क क्लाउड्स कैसे लग रहे थे? ओमिनस मतलब अशुभ लग रहे थे, उनसे पता लग रहा था कि भाई कुछ खतरनाक चीज़ आने वाली है। थ्रेटनिंग, फॉरबोर्डिंग और सिनिस्टर, ये तीनों जाते हैं ओमिनस के सिनोनिम्स। मार्क करेंगे सिनिस्टर को, अशुभ को ही बोलते हैं सिनिस्टर, और थ्रेटनिंग और फॉरबोर्डिंग भी करेंगे। एक तरफ तो अशुभ है, भयावह है, जिससे कुछ गलत होने का पता लग रहा है, दूसरी तरफ प्रॉमिसिंग है, ऑस्पिशियस है और होपफुल, ये तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। मार्क करेंगे ऑस्पिशियस को। अगला वर्ड है अपेलिंग। एडजेक्टिव होता है ये, इसका मतलब होता है हिंदी में डरावना या फिर चौंकाने वाला। कोई चीज़ अगर आपको चौंकाने वाली है, डरावनी है, उसी को बोलते हैं अपेलिंग। कॉजिंग शॉक और डिसमे, हॉरिफिक है कोई चीज़, उसी को बोलते हैं अपेलिंग। द लिविंग कंडीशंस इन द कैंप वर अपेलिंग।
लिविंग जो कैंप लगा है कोई, वहाँ पर जो लिविंग कंडीशंस थी वो कैसी थी? अपेलिंग थी, मतलब क्या? डरावनी थी, हॉरिफिक थी, खराब थी, शॉकिंग, हॉरेंडस, टेरिबल और हॉरिफिक, ये चारों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे हॉरेंडस को, और टेरिबल और शॉकिंग का तो आपको पता है, वैसे मार्क करो टेरिबल को भी, एग्जाम में आया है ये 2-4 बार। चलिए, अच्छा, एक तरफ तो चौंकाने वाला है, डराने वाला है, दूसरी तरफ प्लीजेंट, एकदम सुखद है, कंफर्टिंग है, आराम देने वाला है, और डिलाइटफुल है, खुशी का चीज़ है। तो मार्क करेंगे डिलाइटफुल को, और कंफर्टिंग और प्लीजेंट को मार्क करेंगे। अगला वर्ड है इमोलेशन, नाउन होता है, बलिदान को, अग्निदाह को बोलते हैं इमोलेशन। ऑफरिंग और सैक्रिफाइस, एस्पेशली बाय फायर, भाई ऑफरिंग करना, सैक्रिफाइस करना, बलिदान देना, और वो भी कैसे? एस्पेशली किस चीज़ में? फायर में, ठीक है, उसी को बोलते हैं इमोलेशन। द मंक्स इमोलेशन शॉक्ड द एंटायर वर्ल्ड, मॉन्क होता है साधु या सन्यासी, उसका जो इमोलेशन था, उसने बलिदान दिया, शॉक्ड द एंटायर वर्ल्ड, उसने पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया। इमोलेशन मतलब क्या करा उसने? अग्निदाह करा, सैक्रिफाइस किया। सैक्रिफाइस, ऑफरिंग और मार्टिरडम, भाई मॉन्क ने क्या करा? आपने खुद को अग्नि समाधि ली है, अग्नि में खुद को झोंक दिया, जला दिया, बलिदान कर दिया अपना। तो सैक्रिफाइस, ऑफरिंग और मार्टिरडम। मार्टिरडम मतलब शहादत, ठीक है, मार्क करो, बहुत अच्छा वर्ड है मार्टिरडम, ठीक है, शहादत को बोलते हैं। सैक्रिफाइस और ऑफरिंग का तो पता है। एक तरफ तो बलिदान किया गया है, खुद को सैक्रिफाइस किया गया है, दूसरी तरफ प्रिजर्वेशन, बचाया गया है, सर्वाइवल है, और रेस्क्यू कर लिया गया, किसी को बचाया गया। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है ग्रेव, एडजेक्टिव होता है। ग्रेव का मतलब होता है बहुत ही गंभीर या फिर भयानक, सीरियस और सोलम इन नेचर, इन मैनर और अपीयरेंस, कोई चीज़ दिखने में किसी तरीके से गंभीर है, भयानक है, उसी को बोलते हैं ग्रेव। द डॉक्टर्स एक्सप्रेशन वॉज ग्रेव आफ्टर रीडिंग द रिपोर्ट्स, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स पढ़ी और उसका एक्सप्रेशन कैसा था? बहुत ही ग्रेव था, काफ़ी ज़्यादा गंभीर था। होता है ना कि भाई कोई रिपोर्ट्स करवाई हैं डॉक्टर ने, और कोई खतरनाक बीमारी अगर डिटेक्ट हो गई है, तो फिर डॉक्टर का कैसा एक्सप्रेशन रहेगा? ग्रेव रहेगा, काफ़ी गंभीर रहेगा, सीरियस, क्रिटिकल और वेटी रहेगा। तीनों इसके हो जाते हैं सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो सीरियस है तो काफ़ी बड़ा है, क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, दूसरी तरफ इसका उल्टा ट्राइवल, लाइट हार्टेड और फ्रिवलस। मार्क करो ट्राइवल को, मार्क करो फ्रिवलस को, दोनों बहुत अच्छे वर्ड हैं। एग्जाम में कितनी बार आए हैं भाई, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रिवलस तो कितनी बार आया, ट्राइवल बहुत बार आया। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है कोलैप्स। ये होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है, कोलैप्स का मतलब होता है गिरना या फिर ढह जाना। टू फॉल डाउन सडनली, अचानक से कोई चीज़ ढह गई, गिर गई, उसी को बोलते हैं कोलैप्स करना। द ब्रिज कोलैप्स्ड अंडर द हैवी लोड, ब्रिज क्या हो गया? कोलैप्स कर गया, अंडर द हैवी लोड, बहुत सारा लोड था उसके ऊपर, वहाँ से वो ब्रिज फिर उस लोड की वजह से गिर गया। क्रम्बल, फॉल और ब्रेक डाउन, मार्क करेंगे क्रम्बल को, मार्क करेंगे ब्रेक डाउन को। एक तरफ तो गिर गया, दूसरी तरफ राइज कर रहा है, उठ रहा है, रीबिल्ड हो गया, और स्ट्रेंथन, मजबूत हो रहा है। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है स्ट्रिंजेंट, एडजेक्टिव होता है कड़ा या फिर कठोर, कोई चीज़ बहुत स्ट्रिक्ट है, प्रिसाइज रेगुलेशंस और रूल्स, कानून है, कठोर और कड़ा कानून है, उसी को बोलते हैं स्ट्रिंजेंट। द स्कूल हैज़ स्ट्रिंजेंट रूल्स अगेंस्ट बुलिंग, बुलिंग क्या होता है? चिढ़ाना, आपस में कुछ बच्चे एक दूसरे को चिढ़ा रहे होते हैं, बुली कर रहे होते हैं, उसी को बोलते हैं बुलिंग। स्कूल के अंदर क्या है? एक स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं, स्कूल के अंदर क्या है? स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं, मतलब क्या? बहुत सख्त सख्त नियम है, किस चीज़ के लिए? बुलिंग के लिए, पनिशमेंट मिलता रहता है। स्ट्रिक्ट है, हार्श है और रिगोरस है, मार्क करो रिगोरस को, मार्क करेंगे हार्श और स्ट्रिक्ट का तो पता है आपको। एक तरफ तो कड़ा है, कठोर है, दूसरी तरफ लीनियंट, एकदम लचीला, फ्लेक्सिबल, माइल्ड, बहुत हल्का सा है, ठीक है। ये तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स, मार्क कर सकते हैं आप इसमें से लीनियंट को। अगला वर्ड है प्लाइट, नाउन होता है दुर्दशा को या फिर संकट को बोलते हैं प्लाइट, एक डेंजरस या फिर एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, उसी को बोलेंगे प्लाइट। द प्लाइट ऑफ द रेफ्यूजीज मूव्ड एवरीवन टू टीयर्स, प्लाइट ऑफ रेफ्यूजीज, रेफ्यूजीज कौन होते हैं? जो एक देश से दूसरे देश में शरण लेने आ जाते हैं और उनका ना तो कोई घर होता है ना कुछ, बस वो कैंप में रह रहे होते हैं। तो प्लाइट जो थी ना, उनकी जो दुर्दशा थी रेफ्यूजीज की, भाई वो गंदी कंडीशन में रह रहे होते हैं ना वो लोग, तो उनके पास कोई ऐशो आराम तो होता नहीं है, बस वो किसी तरीके से सर्वाइव कर रहे होते हैं वहाँ पर। तो मूव्ड एवरीवन टू टीयर्स, उनका जो प्लाइट थी ना, उनकी जो दशा थी, उसको देखकर एवरीवन मूव्ड टू टीयर्स, टीयर्स मतलब आंसू, सबके आंसू आ गए। प्लाइट मतलब डायलेमा, प्रेडिकामेंट और क्राइसिस, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स, मार्क करेंगे डायलेमा को, मार्क करेंगे प्रेडिकामेंट को, दुर्दशा को ही बोलते हैं। एक तरफ तो कोई बहुत दुर्दशा है, डायलेमा है, दूसरी तरफ सोल्यूशन है उसका, एडवांटेज, फ़ायदा उठाया जा रहा है, फ़ायदा मिल रहा है, और कंफर्ट में है, आराम में है, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स।
अगला वर्ड है आउटरेज, नाउन होता है, कितनी बार करा चुके हैं इस वर्ड को। आक्रोश और क्रोध को बोलते हैं आउटरेज। एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ऑफ एंगर और शोक, भाई गुस्से की, शोक की एक अचानक से कोई एक मजबूत रिएक्शन आती है, उसी को बोलते हैं आउटरेज। पब्लिक आउटरेज ग्रीव आफ्टर द इंसिडेंट, कोई इंसिडेंट हुआ, कोई खतरनाक इंसिडेंट हुआ, गलत इंसिडेंट हुआ कुछ, और उसके बाद पब्लिक का जो आउटरेज था, जो गुस्सा था, उनका जो आक्रोश था वो बढ़ गया। फ्यूरी, इंडिग्नेशन और रिसेंटमेंट तीनों ही प्यारे वर्ड्स हैं और कितनी बार एग्जाम में तीनों को ही पूछा गया है। फ्यूरी को मार्क करेंगे, इंडिग्नेशन को करेंगे और रिसेंटमेंट को भी मार्क करेंगे। तीनों का मतलब मीनिंग वही है, आक्रोश और क्रोध। एक तरफ तो भाई आक्रोश है, क्रोध है, दूसरी तरफ इसका उल्टा, काम एकदम शांत है, पीस में है, शांति में है और एक्सेप्टेंस हो गई है, चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया गया है। भाई गुस्सा कब आता है? जहाँ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर जा रहा वहीं तो गुस्सा आएगा। जहाँ चीज़ों को एक्सेप्ट ही कर लिया है, अग्री कर लिया है, फिर गुस्सा थोड़ी ना आएगा। तो ये तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है मोडेस्टी, नाउन होता है, विनम्रता, शालीनता को बोलते हैं मोडेस्टी। द क्वालिटी ऑफ बीइंग, नॉट बीइंग बोस्टफुल या फिर ह्यूमिलिटी। बोस्टफुल नहीं हो, आप अपने डींगे नहीं मारते, आप बिल्कुल ग्राउंड टू अर्थ हो, ठीक है, एकदम विनम्र हो, ह्यूमिलिटी में हो, उसी को बोलते हैं मोडेस्टी। डेस्पाइट हर सक्सेस, उसकी सक्सेस के बावजूद, शी रिटेन्ड हर मोडेस्टी, उसने अपनी विनम्रता को बनाए रखा है। ह्यूमिलिटी, डिसेंसी और रिजर्व तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स, मार्क कर लो ह्यूमिलिटी को। डिसेंसी का तो आपको पता है, डिसेंट होता है जो उसी की एक नाउन है डिसेंसी। रिजर्व है कोई व्यक्ति बहुत शांत है, ठीक है। एक तरफ तो शालीनता है, विनम्रता है, दूसरी तरफ एरोगेंस है, गुस्से वाली वो चीज़ें हैं। बोस्टफुलनेस, अपनी डींगे मारता है, घमंडी है, प्राइड है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है पेग्ड, वर्ब होता है निर्धारित किया गया, फिक्स्ड और सेट अ रेट और वैल्यू, कोई एक वैल्यू, कोई एक रेट सेट कर देना, किसी चीज़ का फिक्स कर देना, उसी को बोलते हैं पेग करना। द इंटरेस्ट रेट इज पेग्ड एट 7%, इंटरेस्ट रेट को कहाँ पर पैक करा गया, मतलब फिक्स करा गया है 7% पर। फिक्स्ड है, एंकर्ड है, सेट है, मार्क कर लो एंकर्ड को। एक तरफ तो फिक्स करा गया, दूसरी तरफ फ्लोटिंग है, अनस्टेबल है, फ्लक्चुएटिंग है, गिरते बढ़ते रहते हैं, इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं। तो इसमें फ्लोटिंग, अनस्टेबल और फ्लक्चुएटिंग, मार्क करो फ्लक्चुएटिंग को, मार्क करो फ्लोटिंग को। अगला वर्ड है बैकड्रॉप, नाउन होता है, बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि, किसी चीज़ का बैकग्राउंड या फिर सेटिंग ऑफ ए सिचुएशन, कोई सिचुएशन है उसका क्या बैकग्राउंड रहा है उसको बोलते हैं बैकड्रॉप। द स्पीच वॉज डिलीवर्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ प्रोटेस्ट, स्पीच कैसे डिलीवर करी गई है, अगेंस्ट द बैकड्रॉप यानी कि उसके बैकग्राउंड ऑफ प्रोटेस्ट, कि भाई प्रोटेस्ट किस वजह से हो रहा है, उसकी बैकड्रॉप में के उसमें अगेंस्ट क्या करी गई है, स्पीच को डिलीवर करा गया है। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को बोल सकते हो आप बैकड्रॉप, सेटिंग को बोल सकते हो, कंटेक्स्ट क्या है किसी चीज़ का, उसी को भी आप बोल सकते हो बैकड्रॉप। एक तरफ तो बैकग्राउंड है तो दूसरी तरफ इसका उल्टा फोरग्राउंड हो जाएगा, फोकस, दोनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है बहुत प्यारा वर्ड है, एग्जाम में बहुत बार आया है, क्लेमर। क्लेमर होता है एक नाउन भी और वर्ब भी, शोर को मांग करने को बोलते हैं क्लेमर। एक लाउड और कंफ्यूज नॉइस है और स्ट्रॉन्ग पब्लिक डिमांड है, उसी को बोलते हैं क्लेमर। भाई कोई लाउड और कंफ्यूज नॉइज उठाई जा रही है, आवाज़ उठाई जा रही है, स्ट्रॉन्ग पब्लिक डिमांड आ रही है, पब्लिक डिमांड कर रही है किसी चीज़ की, उसको बोलते हैं क्लैमर। सिटीजन्स क्लैमर्ड फॉर जस्टिस, सिटीजन्स ने क्या करा है, क्लैमर करा है, किस चीज़ के लिए, न्याय के लिए, जस्टिस के लिए, जस्टिस होता है न्याय। अप्रोर करना, डिमांड करना, क्राई करना, मतलब क्या, मांग उठाना, शोर मचाना, उसी को बोलते हैं। अप्रोर को मार्क करो। एक तरफ तो शोर मचाया जा रहा है, मांग करी जा रही है, दूसरी तरफ उसका उल्टा साइलेंस में है, चीज़ें पीस में हैं और अग्रीमेंट में। भाई जहाँ आप अग्री कर रहे हो ना तो आप वहाँ गुस्सा हो सकते हो, ना कोई डिमांड कर सकते हो, आप तो अग्री कर गए हो ना, फिर आपकी सारी डिमांड तो फुलफिल ऑलरेडी हो चुकी है। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। वर्ड्स कंप्लीट हुए, अब हम करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। और जितने भी बच्चे अभी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ में आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहला ईडियम है पिलर टू पोस्ट। पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है कि इधर उधर भटकना, टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट सक्सेस। देखो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना, सपोज करो आप किसी काम को करने निकले हो, जैसे आप ऐसे मान के चलो कि आप एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गए हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गए हैं और वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैसा है, बहुत ही वहाँ पर भरे हुए हैं सारे आलसी लोग, ठीक है, कामचोर लोग भरे हुए हैं। तो अब आप वहाँ गए हैं, आप कोई काम करवाना चाहते हैं, तो पहले आप एक सीट पर जाओगे, वो कहेगा नहीं अगली वाली सीट पर चले जाओ, फिर वो कहेगा नहीं इधर चले जाओ, फिर वो कहेगा इधर चले जाओ, तो फिर आप भटकते रहोगे। यू आर गोइंग वेयर, यू आर गोइंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, आप इधर उधर भटक रहे हो बिना किसी सक्सेस के, आपका काम हो नहीं रहा है। सेंटेंस यूज देखिए, ही रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट द अप्रूवल। अप्रूवल लेने के लिए, किसी चीज़ का अप्रूवल लेने गया है वो,
उसको कहाँ भटकना पड़ रहा है, पिलर टू पोस्ट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भटकना पड़ रहा है। नेक्स्ट अगला वर्ड है, अगला इडियम है क्राई फाउल, अनुचित होने की शिकायत करना। कंप्लेन करना, दैट समथिंग इज अनफेयर, कोई चीज़ गलत है उसकी शिकायत करना, उसकी कंप्लेन करना, उसी को बोलते हैं क्राई फाउल करना। द टीम क्राइड फाउल आफ्टर द रेफरीज डिसीजन, रेफरी का कोई डिसीजन आया, कोई गेम चल रहा है, रेफरी का कोई डिसीजन आया और वो पब्लिक को, टीम को गलत लग रहा है, तो टीम ने क्या करा है, क्राई फाउल करा है, शिकायत करी है कि भाई ये गलत है। एट अ पिंच, ज़रूरत पड़ने पर, इफ़ नेसेसरी इन आ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। देखो एट ए पिंच का मतलब होता है मुसीबत में, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तब। आई कैन लैंड यू सम मनी एट अ पिंच, मैं आपको कुछ पैसा, लैंड का मतलब होता है उधार देना पैसा, तो आई कैन लैंड यू सम मनी, मैं आपको कुछ पैसा उधार दे सकता हूँ, कब, एट ए पिंच, मुसीबत के समय पर, जब ज़रूरत पड़ेगी तब। देता नहीं है वैसे कोई। एट डैगर्स ड्राउन, दुश्मनी में रहना, एट डैगर्स ड्राउन का मतलब होता है दुश्मनी। डैगर्स क्या होते हैं, खंजर, जब खंजर खिंच गए हैं, एट डैगर्स ड्राउन, ड्राउन हो गया मतलब खिंच गई, तो जब खंजर ही खिंच गए तो मतलब क्या, दुश्मनी में है, बहुत खतरनाक दुश्मनी हो गई यार। खंजर कब निकलते हैं, जब दुश्मनी मारकाट होती है तभी तो निकलते हैं खंजर। टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी होती है दुश्मनी, जब आप बहुत ज़्यादा दुश्मनी में हैं। इट मीन्स दैट यू आर एट डैगर्स ड्राउन, द टू नेबर्स आर एट डैगर्स ड्राउन ओवर द लैंड। दो नेबर्स, नेबर्स होते हैं पड़ोसी, दो नेबर्स कहाँ पर हैं, एट डैगर्स ड्राउन, मतलब क्या, वो दुश्मनी में है, ओवर द लैंड, लैंड के ऊपर उनके पास अंदर में आपस में झगड़ा चल रहा है। फ्रेजल वर्ब्स करते हैं। पहला है ब्रेक ऑफ, इसका मतलब होता है तोड़ देना, समाप्त करना। टू एंड सडनली, अचानक से किसी चीज़ को समाप्त करना, ब्रेक ऑफ करना, एक रिलेशनशिप को या एक डिस्कशन को ख़त्म कर देना। दे ब्रोक ऑफ दियर एंगेजमेंट लास्ट वीक, उन्होंने अपनी एंगेजमेंट को लास्ट वीक क्या कर दिया है, ब्रोक ऑफ कर दिया, यानी कि तोड़ दिया है। ब्रेकआउट का मतलब होता है फैल जाना, अचानक से शुरू हो जाना। टू स्टार्ट सडनली, अचानक से कोई चीज़ शुरू हो गई है तो उसको बोलते हैं ब्रेकआउट हो गया, यानी कि फायर ब्रेकआउट हो सकती है, वॉर ब्रेकआउट हो सकता है, कोई बीमारी भी ब्रेकआउट हो सकती है, अचानक से फैल सकती है। अ फायर ब्रेकआउट इन द स्लम एरिया, स्लम एरिया में फायर क्या हो गई है, एकदम से ब्रेकआउट हो गई है, फैल गई है। कॉल एट का मतलब होता है किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए रुकना। टू स्टॉप ब्रीफली और शिप्स और व्हीकल्स, कोई बेड़ा है, कोई व्हीकल है, वो जा रहा है, ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारी टूरिस्ट बसेस जा रही हैं एक साथ में, ठीक है, वो एक जगह पर रुक जाती हैं सारी की सारी एक साथ, तो मतलब क्या है, कॉल एट का मतलब होता है कि बहुत थोड़े समय के लिए रुकना। ऑफ शिप्स, किसी शिप का, व्हीकल्स का रुक जाना एकदम से किसी जगह पर, उसको बोलते हैं कॉल एट। द ट्रेन विल कॉल एट ऑल मेजर स्टेशन, ट्रेन क्या करेगी, सभी जगह कॉल एट करेगी, मतलब रुकेगी, हल्ट करेगी, ठीक है, हल्ट भी इसको बोल सकते हैं आप, HALT, हल्ट का मतलब होता है थोड़े समय के लिए रुकना, तो कॉल एट का मतलब है थोड़े समय के लिए रुकना। कॉल फॉर का तो मतलब सिंपल है डिमांड, डिमांड मांग करने को बोलते हैं कॉल फॉर, डिमांड करना या फिर रिक्वायर करना, रिक्वेस्ट भी इसका एक वर्ड हो सकता है इसके लिए। द सिचुएशन कॉल्स फॉर क्विक एक्शन, कोई सिचुएशन है वो क्या करती है, कॉल्स फॉर मतलब डिमांड करती है क्विक एक्शन को, एकदम से तीव्र एक्शन को। फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट हुई हैं, तो अब हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। एसोटेरिक, गूढ़ या फिर सीमित लोगों को ज्ञात। एसोटेरिक क्या है, कोई चीज़ बहुत कम लोगों को पता है। इंटेंडेड फॉर और लाइकली टू बी अंडरस्टूड बाय अ स्मॉल नंबर, बहुत कम लोगों को अगर कोई बात पता है तो इसका मतलब क्या होता है, एसोटेरिक। क्वांटम फिजिक्स कैन बी क्वाइट एसोटेरिक, क्वांटम फिजिक्स क्या है, बहुत ही क्वाइट एसोटेरिक है, बहुत ज़्यादा गूढ़ है, बहुत कम लोगों को पता है क्वांटम फिजिक्स का, बहुत कम लोग, साइंटिस्ट वगैरह लोग जो होते हैं वही लोग इसको जानते हैं। एसोटेरिक मतलब जो चीज़ बहुत कम लोगों को ज्ञात है उसको बोलते हैं। अगला वर्ड है यू, यू का मतलब होता है मादा भेड़, एक फीमेल शीप है, उसी को बोलते हैं यू। द यू एंड हर लैम, देखो हर आया है यू के लिए क्योंकि वो फीमेल है। द यू एंड हर लैम ग्रेज्ड इन द फील्ड, ग्रेज का मतलब होता है चरना, घास वगैरह खाने को बोलते हैं ग्रेज करना। द यू एंड हर लैम, लैम होता है उसका बच्चा मेमना, ठीक है, तो उसका बच्चा और यू दोनों क्या कर रहे हैं, ग्रेज कर रहे हैं, चल रहे हैं, कहाँ पर, फील्ड में, खेत में। नेक्स्ट एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया, देखो बेटा जो लंबे वर्ड्स होते हैं, बड़े वर्ड्स होते हैं, उनको तोड़ के पढ़ा करो। एन साइक्लो और पीडिया, एनसाइक्लोपीडिया ज्ञान कोश को बोलते हैं, एक ऐसी बुक है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन भरी हुई है बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, एक ही बुक में बहुत सारा कुछ भरा हुआ है, उसी को बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया, उसको बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया। सेंटेंस देखिए, ही रीड एन एंटायर एनसाइक्लोपीडिया इन चाइल्डहुड, उसने बचपन में ही पूरी की पूरी एनसाइक्लोपीडिया किसी एक सब्जेक्ट की पढ़ ली थी। अगला वर्ड है इक्विनॉक्स, विषुव, जब दिन और रात बराबर होते हैं उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। ईच ऑफ द 2 टाइम्स इन द ईयर
व्हेन डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ, जब डे और नाइट, देखो कभी क्या होता है दिन बड़ा होता है, कभी रात बड़ी होती है। गर्मियों में जनरली अपने यहाँ पर जो नॉर्थ इंडिया में कह सकते हो आप, तो इंडिया में क्या है कि भाई जो डे होता है वो गर्मियों में लंबा होता है, सर्दियों में रात लंबी होती है। तो लेकिन एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर दिन भी बराबर है, रात भी बराबर है। तो दोनों जब चीज़ें बराबर होती हैं उस सिचुएशन को बोलते हैं इक्विनोक्स। द स्प्रिंग इक्विनोक्स मार्क्स अ चेंज इन सीजन। जो स्प्रिंग इक्विनोक्स आया जिसमें दिन और रात बराबर हो रही हैं, वो एक चेंज लाता है सीजन में। बहुत अच्छे अच्छे वोकैब आज हमने पढ़ी है, बहुत अच्छे इडियम्स एंड फ्रेजेस थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। अब हम करते हैं एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा सोचने वाला, बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी और सोसाइटी का फेलियर आपको इसमें नज़र आएगा कि हम एज ए सोसाइटी कितनी जगहों पर हम फेल करते हैं। उनमें से ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है। आज के एडिटोरियल का टाइटल है सेफ हेवंस नो मोर, ऑन ग्रोइंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन। सेफ हेवंस यानी कि जो जगह होती है जहाँ पर रहते हैं हम लोग, नो मोर तो अब वो सेफ नहीं रहे हैं। ऑन ग्रोइंग क्राइम, ऑन ग्रोइंग क्राइम, क्राइम बढ़ रहा है अगेंस्ट वुमेन, उसके ऊपर आज का एडिटोरियल बेस्ड है। काफ़ी सीरियस एडिटोरियल है। सेक्सुअल वायलेंस इन वर्क प्लेसेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज वरिंग। सेक्सुअल वायलेंस वर्क प्लेसेस पर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर बढ़ रहा है और वो क्या है, चिंताजनक है, वरिंग है। ये जो इज़ वरिंग आया, आप मुझे बताओ इज़ किसके लिए आया? इंस्टीट्यूशंस के लिए आया, वर्क प्लेसेस के लिए? अगर ये दोनों चीज़ें हैं इनके लिए आएगा तो यहाँ पर तो आर आएगा, नहीं इसके लिए नहीं आया है। बात हो रही है सेक्सुअल वायलेंस की, सब्जेक्ट है सेक्सुअल वायलेंस, तो वायलेंस कैसा है, सिमिलर, तो इसके लिए आया फिर इज़ वरिंग। अगर आप इन वर्ड्स को मिस भी कर देंगे तब भी आपको पता लग जाएगा सेक्सुअल वायलेंस इज़ वरिंग, एक सेंटेंस तो बन गया, ठीक है। तो सेक्सुअल वायलेंस, वायलेंस के लिए आया है इज़। फ्रॉम ओडिशा टू कर्नाटका, उड़ीसा से लेकर कर्नाटक तक, बंगाल से लेकर दिल्ली तक, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हैज़ सीन एन ओमिनस राइज ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स। उड़ीसा से लेकर कर्नाटक तक, बंगाल से लेकर दिल्ली तक, वायलेंस जो वुमेन के खिलाफ है वो उसने देखा है एक ओमिनस राइज। ओमिनस मतलब क्या, एक अशुभ राइज, एक भयावह खतरनाक राइज हुआ है ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ मंथ्स में। यहाँ पर आया है हैज़ सीन, पहली बात तो प्रेजेंट परफेक्ट है टेंस, और ये हैज़ किसके लिए, इसका सब्जेक्ट क्या है? देखो वुमेन के लिए अगर आएगा तो ये तो हैव आ जाएगा यहाँ पर, ये तो गलत हो गया, लेकिन नहीं, ये आया है वायलेंस के लिए। सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर, वायलेंस। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हैज़ सीन, तो वायलेंस के बारे में बात हो रही है। What is even more appealing is that crimes are being committed in spaces such as school and college campuses or workplaces which are usually presumed to be safe havens. What is more appealing? Appealing का मतलब होता है डरावने वाला। कोई चीज़, क्या चीज़ बहुत ज़्यादा डरावनी है कि ये जो क्राइम्स है ना, आर बीइंग कमिटेड, क्राइम्स आया है प्लूरल तो इसके लिए फिर आर आया है। आर बीइंग कमिटेड सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो क्या चीज़ डराने वाली है स्पेसिस में? भाई जो स्कूल हैं, जो कॉलेज के कैंपस हैं, जो वर्क प्लेस हैं, ये तो सबसे सेफ जगह होनी चाहिए, प्रिज्यूम्ड टू बी सेफ हेवंस, ये ऐसा माना जाता है कि ये तो सेफ जगह होनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर भी क्राइम्स हो रहे हैं तो ये बड़ा अपेलिंग है, बहुत ही ज़्यादा डराने वाला है। भाई अगर महिलाएं इन जगहों पर भी सेफ नहीं है ना, फिर महिलाएं कहीं सेफ नहीं है भाई। ऑन जुलाई 14 a 20-year-old स्टूडेंट ऑफ फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज बालासोर passed away after suffering 90% burns in an immolation bid। भाई जुलाई 14 को एक 20 साल की स्टूडेंट थी, फ़कीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज की, बालासोर में, पास अवे, वो उसकी मृत्यु हो गई किस वजह से? आफ्टर सफरिंग 90% बर्न्स थी उसके अंदर, उसकी बॉडी में 90% बर्न्स थी, 90% उसकी बॉडी जल गई थी। इन एन इमोलेशन बिड, एक इमोलेशन बिड हुई, उसको जला दिया गया, इन्हीं अपराधियों के द्वारा उनको जला दिया गया। कुछ जानवर होते हैं ना लोग, तो उन जानवरों के द्वारा इस बच्ची को जला दिया गया। 90% बर्न्स उसकी बॉडी में थे। द B.Ed स्टूडेंट हैड टेकन द एक्सट्रीम स्टेप आउटसाइड द प्रिंसिपल्स ऑफिस आफ्टर हर रिपीटेड कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट अ सीनियर टीचर वेंट अनहर्ड। वो जो बच्ची थी, B.Ed स्टूडेंट थी, वो बैचलर ऑफ एजुकेशन B.Ed का वो डिग्री कर रही थी। हैड टेकन आया है, इसका मतलब क्या है, पास्ट में है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में है टेंस।
B.Ed स्टूडेंट हैड टेकन एक्सट्रीम स्टेप, उसने एक्सट्रीम स्टेप लिए आउटसाइड द प्रिंसिपल ऑफिस, प्रिंसिपल के ऑफिस तक गई। आफ्टर हर रिपीटेड कंप्लेंट्स, लगातार उसने कंप्लेंट करी प्रिंसिपल ऑफिस में कि भाई मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है। अगेंस्ट अ सीनियर टीचर, एक सीनियर टीचर के अगेंस्ट उसने बताया कि एक सीनियर टीचर मुझे हरास कर रहा है, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। लेकिन उसकी जो कंप्लेंट्स थी वेंट अनहर्ड, उसकी जो जितनी भी कंप्लेंट्स थी उनको अनसुना कर दिया गया। द एक्यूज्ड टीचर, जो सीनियर टीचर जो उसको सेक्सुअली हरास कर रहा था, जो उसको परेशान कर रहा था, समीर साहू नाम है उसका, एंड द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का नाम है दिलीप घोष, हैव बीन अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया गया। हैव बीन अरेस्टेड आया, इसका मतलब पैसिव में है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। बट अ प्रीशियस लाइफ वुड नॉट हैव बीन लॉस्ट हैड हर ग्रीवेंसेस बीन रिड्रेस्ड इन टाइम। उन दोनों को, प्रिंसिपल को और उस टीचर को अरेस्ट तो कर लिया गया है, लेकिन एक प्रीशियस लाइफ, एक कीमती जान को बचाया जा सकता था, उसको खोने की ज़रूरत नौबत नहीं आती अगर हैड हर ग्रीवांसेस बीन रिड्रेस्ड, अगर उसकी ग्रीवांसेस, उसकी जो कंप्लेंट्स थी उनको रिड्रेस, उनको सुन लिया जाता समय पर, तो उसकी जान बच सकती थी। शी रैन, रैन आया, इसका मतलब सिंपल पास्ट में है। शी रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, एक जगह से दूसरी जगह वो बेचारी भटकती रही। टेकिंग इट राइट अप टू द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, और इस चीज़ को वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक लेकर गई। बट नो वन पेड अटेंशन, लेकिन किसी ने भी अटेंशन नहीं दिया। टू हर ग्रेव कंप्लेंट, उसकी जो ये बहुत ही ग्रेव को, बहुत ही ज़्यादा गंभीर जो उसकी समस्या थी, उसकी जो कंप्लेंट थी, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इन बंगाल, इवन बिफोर अ ईयर हैज़ पास्ड सिंस अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ब्रूटल किलिंग एट RG कर मेडिकल हॉस्पिटल इन 2024, a law college student was gang raped on campus this June in Mangaluru. Two lecturers have been arrested for the alleged rape of a student in Delhi. A 9-year-old girl's rape and murder led to the opposition crying foul over the collapse of law and order. देखो, बंगाल में इवन बिफोर ए ईयर हैज़ पास्ट, एक साल पहले क्या हुआ था, सिंस अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ब्रूटल किलिंग हुई थी RG कर मेडिकल हॉस्पिटल में 2024 में। एक पोस्ट ग्रेजुएट PG की स्टूडेंट थी, ठीक है, और मेडिकल स्टूडेंट थी। 2024 में उसकी हत्या कर दी गई थी, ब्रूटल किलिंग हुई थी काफ़ी ज़्यादा। एक लॉ कॉलेज स्टूडेंट को गैंगरेप करा गया था कैंपस दिस जून, इसी जून में मंगलूर के अंदर। 2 लेक्चरर्स थे, हैव बीन अरेस्टेड, उनको अरेस्ट करा गया कि भाई अलीज रेप करा है उन्होंने एक स्टूडेंट का दिल्ली में। A 9-year-old गर्ल, एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप और मर्डर किया गया उसका। लेड टू द अपोजिशन क्राइंग फाउल, कि भाई अपोजिशन को मौका मिल जाता है इस चीज़ पे कि भाई क्राई फाउल करें, लेकिन वही अगर अपोजिशन की दूसरे राज्यों में वहाँ पर सरकारें हैं, वहाँ पर चीज़ें फिर से हो रही हैं, वहाँ पर चुप्पी साध लेते हैं। ओवर द कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ये क्राई फाउल करते हैं कि भाई ये गलत हो गया, ऐसे हो गया, लेकिन चीज़ें वैसी की वैसी बनी हुई हैं। लिटिल सीम्स टू हैव चेंज्ड ऑन द ग्राउंड आफ्टर निर्भया's केस एंड मर्डर इन दिल्ली इन 2012। लिटिल सीम्स टू हैव चेंज, बहुत कम चेंज देखने को मिला है ऑन द ग्राउंड पर आफ्टर निर्भया's रेप। निर्भया का जो केस हुआ था, मर्डर हुआ था, कब? 2012 में। पूरे देश को हिलाकर रख दिया था इस केस ने, बहुत घिनौना केस था ये, बहुत गंदे तरीके से उस बच्ची का रेप किया गया था, उसका मर्डर किया गया था। 2012 की ये घटनाएं पूरा देश जानता है। तब से बहुत कम चेंज आया। उस इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी ये देश नहीं सुधरा, यहाँ के लोग नहीं सुधरे, जानवर बसते हैं यार। स्ट्रिंजेंट लॉज आर इन प्लेस, बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज, स्ट्रिंजेंट यानी कि बहुत स्ट्रिक्ट लॉज, इन प्लेस मतलब काम कर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बट टू व्हाट इफेक्ट, लेकिन उनका क्या इफेक्ट है, वो किस काम आ रहे हैं, वो सारे जो स्ट्रिक्ट कानून हैं वो किस लिए कहाँ काम आ रहे हैं। द ओडिशा स्टूडेंट्स प्लाइट has put the spotlight on internal complaint committees mandatory under the Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013। ओडिशा स्टूडेंट्स की जो प्लाइट है, उसकी जो दुर्दशा हुई, हैज़ पुट द स्पॉटलाइट ऑन इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज़, उसने क्या करा, एक स्पॉटलाइट दिया उसको, किसको? कंप्लेंट कमिटीज़ को। मैंडेटरी अंडर द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013। 2013 में एक एक्ट आया था, हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, तो उस पर यह जोर डालती है कि भाई उनको आप अप्लाई कब करोगे, वो बना तो दिया है आपने कानून, उसको आप अप्लाई कब कर रहे हो, कंप्लेंट कमेटी कहाँ काम कर रही है। द ओडिशा गवर्नमेंट आस्क्ड ऑल कॉलेजेस टू फॉर्म द कमिटीज विद इन 24 आवर्स आफ्टर द ट्रेजिक डेथ। ओडिशा गवर्नमेंट अब जाग रही है और उसने पूछा है, आस्क्ड सिंपल पास्ट में टेंस है, ओडिशा गवर्नमेंट अब जागी है और उसने पूछा है, डिमांड करा है अपने सारे कॉलेजेस को कि भाई एक कमेटी बनाओ 24 घंटे के अंदर
आफ्टर द ट्रेजिक डेथ, ये जो डेथ हुई इसके बाद कहा कि 24 घंटे के अंदर कमेटी बन जानी चाहिए। 2013 में एक्ट आया है और कमेटी बन रही है 2025 में। 12 साल बाद सरकार को ध्यान आ रहा है कि भाई कोई शिकायतों की जो कंप्लेंट की कमेटी है उसको भी बनाना चाहिए। क्वेश्चंस शुड बी रेज्ड अबाउट द मैनर इन विच द सिस्टम फेल्ड द स्टूडेंट एंड द एब्सोल्यूट लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। क्वेश्चंस शुड बी रेज्ड, क्वेश्चंस उठने चाहिए। शुड बी रेज्ड का शुड बी और रेज, देखो शुड के साथ बी आएगा तो तब थर्ड फॉर्म आती है और ये सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में है। क्वेश्चंस शुड बी रेज्ड, सवाल उठने चाहिए, अबाउट द मैनर, इस मैनर में, इन विच, जिसमें सिस्टम फेल कर गया है, फेल्ड द स्टूडेंट, स्टूडेंट को, स्टूडेंट सिस्टम तो फेल हो गया ना, स्टूडेंट एंड द एब्सोल्यूट लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जो भी उनकी जिम्मेदारी बनती थी उसको निभाने में कहीं ना कहीं सिस्टम फेल हो गया, तभी तो उस बच्ची की जान चली गई। तो इस चीज़ पर सवाल उठना चाहिए, सिस्टम के ऊपर सवाल उठना चाहिए। द एनुअल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB फॉर द ईयर 2023 इज येट टू बी रिलीज्ड। जो एनुअल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट आती है ना, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये एक बोर्ड है, ब्यूरो है, तो वो इस रिपोर्ट को जारी करता है फॉर द ईयर 23। अभी 23 की रिपोर्ट आनी बाकी है, देख रहे हो कितना बढ़िया काम कर रहा है NCRB। 2023 की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, इज येट टू बी रिलीज्ड, अभी आनी बाकी है। फिगर्स अवेलेबल फॉर 2022, 2022 की ही फिगर्स अभी अवेलेबल हैं और वो क्या दिखाती हैं, शो दैट अ टोटल ऑफ 4,45,256 केसेस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन वर रजिस्टर्ड, शोइंग एन इंक्रीज ऑफ 4% ओवर 2021। 2022 का डाटा अवेलेबल है जिसमें 4,45,000, मतलब सीधा सीधा 4.5 लाख केस हुए हैं, क्राइम हुआ है वुमेन के अगेंस्ट, उनको रजिस्टर किया गया। मैं रिपीट करता हूँ, वर रजिस्टर्ड, पहली बात तो ये पैसिव में है, दूसरी बात जो मैं जोड़ देना चाह रहा हूँ उसको सुनो। वर रजिस्टर्ड, ये तो वो केस हैं जिनको रजिस्टर किया गया है। बहुत सारे इतने केस हैं भाई वो रजिस्टर भी नहीं करे जाते, ये तो रिकॉर्ड पे आए हैं। कितने ऐसे केस हैं कि लोग रजिस्टर भी नहीं करवा रहे, कंप्लेंट भी नहीं कर रहे। शोइंग एन इंक्रीज, और ये जो 4.5 लाख केस हुए हैं, 4% का इजाफा हुआ है 2021 से। तो देश तो अच्छी तरफ बढ़ रहा है भाई हमारा, देखो। While the majority of crimes against women were registered under cruelty by husband or his relatives, 31.4%, assault on women with intent to outrage her modesty comprised 18.7% of all crimes, and rape was pegged at 7.1%. मेजोरिटी ऑफ क्राइम्स जो हैं वुमेन के खिलाफ व रजिस्टर्ड अंडर, क्या क्या क्राइम्स आए हैं, देखो पहला क्राइम सबसे ज़्यादा आया है क्रूअल्टी बाई हस्बैंड, हस्बैंड क्रूअल्टी कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ में, या फिर उसके रिलेटिव्स क्रूअल्टी कर रहे हैं, क्रूरता कर रहे हैं, 31.4% के केस ये वाले हैं। असॉल्ट ऑन वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी, उसकी शालीनता को भंग करना, इस चीज़ की असॉल्ट होना वुमेन के ऊपर, ये वाले केस हैं 18.7% सारे क्राइम्स के अंदर। और रेप के जो केस हैं वो 7.1% पर फिक्स हैं। 7.1% आज भी जितने केस रजिस्टर होते हैं उसमें से रेप केस होते हैं। इट मस्ट बी नोटेड, मस्ट के साथ बी लगेगा, इसके साथ मॉडल के साथ में बी लगेगा, तो फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और सेंटेंस किस में है, ये पैसिव में है। इट मस्ट बी नोटेड दैट मैनी क्राइम्स गो अनरिपोर्टेड एज वेल, देखो ऊपर मैंने बताया कि ये भी नोट करने वाली बात है कि बहुत सारे क्राइम्स जो हैं वो अनरिपोर्टेड चले जाते हैं, उनकी कोई रिपोर्ट ही नहीं होती है। इन दिस बैकड्रॉप, इस कंटेक्स्ट में बात हो रही है कि भाई कन्वर्सेशंस अबाउट सेक्सुअल वायलेंस एंड जेंडर आर इम्परेटिव एंड मस्ट स्टार्ट अर्ली। इस कंटेक्स्ट में अगर बात करी जाए तो कन्वर्सेशंस अबाउट सेक्सुअल वायलेंस, बातचीत होनी चाहिए सेक्सुअल वायलेंस के बारे में, जेंडर के बारे में, आर इम्परेटिव, ये बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। ये जो आर आया बेटा, ये बताओ किसके लिए आया, इस आर का मुझे आप बताएंगे सब्जेक्ट, बताओ बेटा। वायलेंस और जेंडर दो चीज़ें जुड़ गई तो दोनों के लिए आ गया आर, नहीं, आर आया है कन्वर्सेशंस के लिए। देखो कन्वर्सेशंस, और कन्वर्सेशन को एक्सप्लेन करा, कौन सी कन्वर्सेशन, अबाउट सेक्सुअल वायलेंस एंड जेंडर। लेकिन आप इनको हटा दो, अगर आप अभी के लिए इसको काट दो और हटा दो तो आप इसको सीधा पढ़ो, कन्वर्सेशंस आर इम्परेटिव, तो सेंटेंस तो बन गया ना, कन्वर्सेशंस ज़रूरी है, इम्परेटिव का मतलब होता है ज़रूरी। तो कन्वर्सेशंस यहाँ पर सब्जेक्ट है और इसके लिए वर्ब आया है आर। तो कन्वर्सेशंस अबाउट सेक्सुअल वायलेंस, कन्वर्सेशंस अबाउट सेक्सुअल वायलेंस एंड जेंडर आर इम्परेटिव, ज़रूरी हैं, एंड मस्ट स्टार्ट अर्ली। देखो मॉडल मस्ट आया है, मस्ट के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की, अगर मस्ट के साथ में यहाँ पर बी आ जाएगा, ऊपर देखो यहाँ पर अगर बी आएगा तब फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी।
तो मस्ट स्टार्ट अर्ली, बहुत पहले बातचीत शुरू हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम वेट करें कि कोई घटना घटेगी तब हम बातचीत करेंगे। इस चीज़ की डिस्कशंस, इस चीज़ की कन्वर्सेशंस, इस चीज़ पर डिबेट्स होती रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है द क्लेमर फॉर जस्टिस अगेंस्ट अ क्राइम शुड नॉट डाई डाउन आफ्टर अ फ्यू डेज ईदर, स्पेशली व्हेन प्रोटेक्टर्स टर्न प्रीडेटर्स। कितनी प्यारी बात बोली इसने। देखो, कह रहा है कि जो क्लैमर फॉर जस्टिस है ना, क्लैमर फॉर जस्टिस, क्लैमर का मतलब क्या है? जो मांग है, जो डिमांड है, जो शोर मचता है, जो आवाज़ उठती है, किस चीज़ के लिए? जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। अगेंस्ट अ क्राइम, एक क्राइम के खिलाफ। शुड नॉट डाई डाउन, ये दबनी नहीं चाहिए। आफ्टर ए फ्यू डेज आइदर, कुछ दिनों में ऐसा नहीं है कि आज घटना हुई है, आज हम शोर उठा रहे हैं और कुछ दिनों के बाद भूल जाएं और सारी की सारी आवाज़, सारा का सारा शोर दब जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पेशली, और कब? व्हेन प्रोटेक्टर्स टर्न प्रीडेटर्स। कितनी प्यारी बात बोली कि जब प्रोटेक्टर्स ही प्रीडेटर्स बन जाएंगे तब तो भाई पूरे समाज को एक साथ आवाज़ उठानी चाहिए, पूरे सिस्टम को एक साथ में इन चीज़ों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। बहुत ही प्यारा एडिटोरियल था भाई, बड़ा अच्छा लगा पढ़ के, बहुत कुछ सीखने को मिला और देश की जो दुर्दशा है इन चीज़ों में वो सामने आई, सिस्टम का फेलियर सामने आया। तो एडिटोरियल का यही फ़ायदा होता है बेटा, जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं ना तो फिर आपको समझ में आनी शुरू होती हैं कि ये देश कैसे चल रहा है, क्या क्या इसमें कमियां हैं, क्या सुधार होने चाहिए, चीज़ों को किस तरीके से करा जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज़ को पढ़ते हैं। और बेटा, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका ठीक लगता है, क्लास अच्छी लगती है, तो अभी जितने बच्चे देख रहे हैं उसको अभी लाइक करेंगे, वीडियो को अभी के अभी लाइक करेंगे। आगे बढ़ते हैं कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज़ में। व्हाट इज़ द सेंट्रल कंसर्न रेज्ड बाय एडिटोरियल? क्या चिंता, क्या मेन चिंता यहाँ पर सेंट्रल कंसर्न दिखाई दे रही है, रेस्ट करी गई है एडिटोरियल के अंदर? द इनएफिशिएंसी ऑफ कॉलेज एजुकेशन, नहीं, कॉलेज एजुकेशन की इनएफिशिएंसी को नहीं दिखा रहा है एडिटोरियल। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की कोई बात नहीं हुई। अलार्मिंग राइज ऑफ सेक्सुअल क्राइम्स इन सपोजिडली सेफ स्पेसेस, सी ऑप्शन करेक्ट है। इस चीज़ पर चिंता जताई गई है कि भाई जो अलार्मिंग राइज है ना, जो सेक्सुअल क्राइम्स बढ़ रहे हैं, और कहाँ पर? सेफ स्पेसेस पर, हेवेंस में। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। What prompted the Odisha government to instruct colleges to form ICC committees within 24 hours? 24 घंटे में ओडिशा गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई कमेटी फॉर्म करो। किस लिए कहा, किस चीज़ की वजह से कहा? एक इंसिडेंट हुआ, साइबर बुली तो नहीं हुआ? पब्लिक आउटरीच आई आफ्टर द एनसीआरबी की रिपोर्ट तो अभी आई भी नहीं। एक स्टूडेंट का इमोलेशन हुआ, एक बच्ची को आग लगा दी गई आफ्टर हर कंप्लेंट्स ऑफ हरासमेंट वर इग्नोर, और उसकी जो हरासमेंट की कंप्लेंट थी, उसकी जो बदतमीजी की कंप्लेंट उसने करी थी, उनको इग्नोर कर दिया गया था, उसको आग लगा दी गई। तो ये ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी 2022 डाटा, 2022 का डाटा आया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन रेप केसेस? अच्छा, इसमें पूछ रहा है कि भाई रेप केसेस कितने हैं, तो मुझे तो याद है बेटा 7.1% थे। मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए पीछे चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको कितने परसेंट थे। कहाँ पर आया था यार सारा डाटा, एक मिनट, ये तो हम स्टार्टिंग में पहुंच गए ना। ये आया था यहाँ पर, जहाँ ये रहा, एक मिनट बस। ये आया बेटा, देखो ये 7.1% है ना, ये रहा। तो पैक्ड एट का मतलब क्या है? फिक्स है। तो रेप के जो केसेस हैं वो पैक्ड एट 7.1% है, 7.1%। तो उसी के बारे में पूछ रहे हैं आपसे कि भाई कितना है? 7.1%, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, 7.1% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ग्रामर के एमसीक्यूज करिए। एरर डिटेक्शन। शी रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टेकिंग इट राइट अप टू द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस बट नोबडी पेड अटेंशन टू हर ग्रेव कंप्लेंट। अच्छा, पहला ऑप्शन तो दे रखा है नो एरर, चलो इसको छोड़ते हैं फिलहाल। आप एरर चेक करो। पिलर टू पोस्ट, शी रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, पिलर टू पोस्ट में तो कोई एरर नहीं है, काट दो। राइट अप टू, शी रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टेकिंग इट राइट अप टू द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, ये भी ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। बट नोबडी पेड अटेंशन टू हर ग्रेव कंप्लेंट, ये भी ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल एररलेस सेंटेंस है ये। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जरूरी थोड़ी एरर होना ही है, नहीं भी हो सकता ना। फिल इन द ब्लैंक। द रिसेंट इवेंट्स हैव वंस अगेन डैश द गैप्स इन अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्स मैकेनिज्म्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो रिसेंट इवेंट्स हुए उन्होंने फिर से क्या करा है? गैप्स इन अकाउंटेबिलिटी को क्या करा है, और रेस्पॉन्स को मैकेनिज्म इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो जिम्मेदारी है रेस्पॉन्स मैकेनिज्म, उसको क्या करा है? उसको डाइल्यूट कर दिया, मिला दिया, वैनिश कर दिया, गायब कर दिया, सबसे नहीं,
उसने करा है, ए ऑप्शन करेक्ट है, उसने करा है इलस्ट्रेट। उसने क्या करा है, दर्शाया है कि भाई जो गैप चल रहा है ना अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी में और रेस्पॉन्स में, उसको उसने करा है इलस्ट्रेट, दर्शाया है। ए ऑप्शन करेक्ट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्ट्रिंजेंट लॉज आर इन प्लेस बट टू व्हाट इफेक्ट। सेंटेंस इंप्रूव कर दो। स्ट्रिंजेंट लॉज इज, देखो लॉज आ रहा है तो इज क्यों आएगा। स्ट्रिंजेंट लॉज आर इन प्लेस बट व्हाट इज द इफेक्ट, टू व्हाट इफेक्ट तो ठीक है, इसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं है, काटो दोनों ऑप्शन काटो। स्ट्रिंजेंट लॉज आर बीइंग प्लेस्ड क्यों कह रहे हो, ये तो इन प्लेस तो ठीक है ना, वो अभी अवेलेबल है, तो डी ऑप्शन भी कट जाएगा, सी ऑप्शन कट जाएगा। डी ऑप्शन पे चलते हैं। अच्छा आप इसको दोबारा से पढ़ो सेंटेंस को। स्ट्रिंजेंट्स लॉज क्या होता है भाई, ये एस क्यों आ रहा है यहाँ पर। स्ट्रिंजेंट को प्लूरल क्यों बनाया जा रहा है, एडजेक्टिव का प्लूरल कौन करता है यार। स्ट्रिंजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्लूरल थोड़ी ना होता है। स्ट्रिंजेंट लॉज आर इन प्लेस बट टू व्हाट इफेक्ट, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। स्ट्रिंजेंट्स कुछ नहीं होता है, स्ट्रिंजेंट होता है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलिए भाई क्लोज टेस्ट करिएगा, क्लोज टेस्ट पढ़िएगा इसको एक बार, फिर मैं कराता हूँ आपको। स्पीड में पढ़ लो जल्दी से बेटा एकदम। ला 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 करिएगा भाई, जल्दी जल्दी पढ़िएगा इसको, फिर मैं कराता हूँ। चलिए आप इसको पोज करेंगे और पोज करके पढ़ेंगे, मैं आगे बढ़ाता हूँ क्लास को। द ट्रेजिक डेथ ऑफ द ओडिशा स्टूडेंट हैज़ वंस अगेन ब्रोड टू द फोर द ग्लेरिंग डैश इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। ट्रेजिक डेथ हुई ओडिशा स्टूडेंट की, हैज़ वंस अगेन उसने फिर से क्या करा है, ब्रोड टू द फोर द ग्लेरिंग क्या, ग्लेरिंग वॉइड, ग्लेरिंग स्ट्रेंथ, ट्रांसपेरेंसी, एक्सपर्टाइज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। जो शिकायत को निपटारे का जो सिस्टम है उसका क्या, उसकी एक्सपर्टाइज दिखाई दी। एक बच्ची की डेथ हो गई तो उसकी एक्सपर्टाइज सिस्टम की नहीं दिखाई दे रही यहाँ पर, वो तो फेलियर दिखाई दे रहा है ना। ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं यहाँ पर कुछ ऐसी खास, स्ट्रेंथ मजबूती तो है नहीं, दिख रहा है वॉइड, एक खालीपन, एक खोखलापन दिख रहा है ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम का। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वॉइड का मतलब होता है गैप, उस चीज में जो गैप आया है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। डेस्पाइट हैविंग मैंडेटरी इंटरनल कंप्लेन कमिटीज इंस्टीट्यूशंस ऑफन डैश देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। डेस्पाइट हैविंग मैंडेटरी इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटीज बनी हुई हैं, उसके बावजूद भी इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, ऑफन डैश देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। कमिटीज होने के बावजूद भी इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं नहीं। देखो डेस्पाइट आ रहा है ना, कहाँ गया, डेस्पाइट आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या, नेगेटिव बात आएगी, कोई ना कोई नेगेटिव बात आई तो फुलफिल तो नहीं कर रहे। डिनाई करते हैं, डिस्प्ले भी नहीं कर रहे हैं, डिस्प्ले थोड़ी ना कर रहे हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ी ना दर्शा रहे हैं वो तो उस चीज़ का क्या हो रहा है, डिनाई तो नहीं कर रहे भाई, चीज़ें दिख तो नहीं है, लेकिन क्या है, शिर्क हो रहा है। शिर्क का क्या मतलब होता है, शिर्क का मतलब क्या होता है, शिर्क का मतलब होता है बेटा कि एक जैसे कोई चीज़ करना है, किसी की कोई जिम्मेदारी है, उससे बचना, उसको नज़रअंदाज करना, उसको टालना, तो शिर्क का मतलब होता है टालना। तो उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना उसको टाल रहे हैं, वो ये चीज़ हमको दिख रही है। इन सच एन एनवायरमेंट, ऐसे इन्वायरमेंट में विक्टिम्स ऑफ हरासमेंट आर लेफ्ट टू सफ़र इन साइलेंस। ऐसे एनवायरमेंट में जहाँ पर प्लेसेस जो हैं वो सेफ नहीं है, विक्टिम्स ऑफ हरासमेंट जिनके साथ में हरासमेंट होता है, जिनके साथ में सेक्सुअल वायलेंस होती है, आर लेफ्ट टू सफ़र इन साइलेंस, वो बेचारी सफ़र करती हैं साइलेंस में, शांति में वो सफ़र करती हैं अकेले में। एंड इवन रिजोर्ट टू ड्रास्टिक मेजर्स, और ड्रास्टिक मेजर्स की ज़रूरत होती है। हाईलाइटिंग द अर्जेंट नीड फॉर सिस्टमिक, और किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि वे हाईलाइट करती हैं ये चीज़ें, इस टाइप के एनवायरनमेंट किस चीज़ के लिए, अर्जेंट नीड फॉर सिस्टमिक, क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, रेट्रीब्यूशन, ओवरहोल, रिटेलिएशन या फिर परसुएशन। परसुएशन की तो जरूरत कुछ है ही नहीं भाई, परसुएट थोड़ी ना करेंगे यहाँ पर भी। रिटेलिएशन की जरूरत है, रिटेलिएट करेंगे, बदला लेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। या तो आएगा रिट्रीब्यूशन या फिर आएगा ओवरहोल। तो पनिशमेंट, खाली पनिशमेंट की जरूरत नहीं है भाई, सुधार, ओवरहोल की जरूरत है, एक सुधार की, सिस्टम में पनिशमेंट की जरूरत नहीं, सुधार की जरूरत है। एक होता है पनिशमेंट, पनिशमेंट कब दिया जाता है, पनिशमेंट देखो रेट्रीब्यूशन भी इसमें आपको लग सकता है कि ठीक होगा भाई, सिस्टमिक पनिशमेंट मिलना चाहिए। दो बातें हैं, एक है कोई क्राइम हो रहा है उसके बाद ही तो आप पनिशमेंट दोगे, तो पनिशमेंट सबसे अच्छा सोल्यूशन नहीं है, सबसे अच्छा सोल्यूशन है ओवरहोल। आप पहले ही सुधार करें कि भाई कोई भी क्राइम होने ही ना पाए, कोई क्राइम को होने से पहले ही अगर रोक दिया जाए तो पनिशमेंट की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, तो इसलिए ओवरहोल यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। PQRS करिएगा भाई, PQRS को रीअरेंज करना है इसको एक कोहेरेंट सेंटेंस में। कोहेरेंट का मतलब होता है मीनिंगफुल,
क्राइम्स कमिटेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज नो लॉन्गर एन एनोमली, द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ बट आर डिस्टर्बिंग ट्रेंड। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो एक एक वर्ड से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो वर्ड से पकड़ा करो, या तो स्टार्टिंग में PQRS का एक ही तरीका है, सेंटेंस जितने भी लिखे हैं उनकी स्टार्टिंग से पकड़ोगे और उनके लास्ट से पकड़ोगे, यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। चलिए पहले आप क्वेश्चन का ऑप्शन देखिएगा क्यू आ गया इज। किसी भी सेंटेंस की, किसी भी पैराग्राफ की शुरुआत या सेंटेंस की शुरुआत आप कभी वर्ब से तो नहीं कर सकते, ठीक है, अनलेस वहाँ पर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें आप कर सकते हो वर्ब से, लेकिन यहाँ पर तो इंटरोगेटिव का कुछ सीन नहीं है, तो इससे तो शुरुआत नहीं होगा, क्यू ऑप्शन तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। बट से शुरुआत अगर करोगे तो बट से पहले कुछ तो कहा गया होगा, तभी तो आप बट बोल रहे हो, हैं, पहले कुछ ना कुछ बात आई होगी, उसको आप काट के बोल रहे हो कि बट ऐसा नहीं है लेकिन ये है, ठीक है, तो बट भी खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं है, नहीं है। आज ऑप्शंस तो बढ़िया दिए, इसमें आपको ऑप्शन तो बढ़िया दिए, ये दोनों हटा दिए। अब आते हैं आर आएगा या फिर पी आएगा। अच्छा आर 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 और पी, तो पहले देखो 3 ऑप्शन आ गए, तो पहले पी को ही हटा लेते हैं। क्राइम्स कमिटेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज नो लॉन्गर एन एनोमली, द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ बट डिस्टर्बिंग ट्रेंड। तो पी से सेंस नहीं बन रहा, सेंस बन रहा है आर से, जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है वो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी रहेगा, तो पी ऑप्शन तो कट गया। अब आते हैं द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ किस चीज़ की इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, अगर आप लगाएंगे क्यू, आर के बाद अगर आप क्यू लगाएंगे, द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इज नो लॉन्गर, किस चीज़ की, ये तो पता ही नहीं लगा भाई, किस चीज़ की फ्रीक्वेंसी के बारे में बात हो रही है, तो हमको पता ही नहीं लगा, तो कहाँ पर आएगा, आर के बाद आएगा पी, क्राइम्स, द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ पी, तो आर के बाद पी, आर के बाद क्यू, 2 ऑप्शन कट गए, एक ही ऑप्शन बचा पी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, RPQS, पढ़ो इसको। द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ क्राइम्स committed in educational institutions is no longer an anomaly but are disturbing trend। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आंसर की दी गई है PDF से मिल जाएगी और PDF टेलीग्राम से मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिक्स्ड ट्रिकी MCQs, बहुत सारे ट्रिकी MCQs हैं, इनके साथ में हम वोकैब की करते हैं प्रैक्टिस, जिसके बाद आपने स्टार्टिंग में जितना कुछ पढ़ा था सब कुछ आपको याद हो जाएगा इसी क्लास में। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट बस, ठीक है। चलिए भाई करते हैं इसको शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड हेवन। हेवन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह जो बिल्कुल सेफ प्लेस है जिस पर हम रहते हैं, घर किसी का। एक प्लेस ऑफ डेंजर तो नहीं हो सकता, एक प्लेस ऑफ सेफ्टी है और रिफ्यूज, बी ऑप्शन करेक्ट है, जहाँ पर रिफ्यूज लेते हैं, शरण लेते हैं, उसी को बोलते हैं हेवन, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ओमिनस के बारे में पूछ रहा है कि उसका सिनोनिम क्या है। ओमिनस होता है क्या, कोई चीज़ आपको बता दे रही है कि कुछ अशुभ घटने वाला है, तो उसी को बोलते हैं क्या, ओमिनस। तो ओमिनस चीयरफुल तो नहीं है, थ्रेटनिंग हो सकता है, एक्साइटिंग हो सकता है, कॉमेडिक भी नहीं है, एक्साइटिंग भी नहीं है, थ्रेटनिंग है, आपको बता रहा है कि कुछ खतरनाक होने वाला है, ओमिनस यानी कि थ्रेटनिंग, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। द सिचुएशन वॉज ट्रूली अपेलिंग, अपेलिंग मतलब डरावनी थी। वॉट डज अपेलिंग मीन, अपेलिंग का मतलब क्या है, इंप्रेसिव, हॉरिफिक, बोरिंग या फिर कॉमन प्लेस, ओ इसका हो जाएगा हॉरिफिक, बी ऑप्शन करेक्ट है। अपेलिंग मतलब डरावनी यानी कि हॉरिफिक, बी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द वर्ड फिट्स इन द सेंटेंस, अच्छा इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड फिट बैठेगा। हर डैश वॉज सीन एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, उसका इवैक्यूएशन, इमोलेशन, एक्यूजेशन, कॉन्फ्लैग्रेशन। हर डैश सीन एज प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसने प्रोटेस्ट में क्या करा, इवैक्यूएशन, प्रोटेस्ट से अगर वो चली गई तो प्रोटेस्ट कैसे माना गया उसको, इनजस्टिस के खिलाफ नहीं। इमोलेशन का मतलब होता है आग में, अग्निदाह, हाँ यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4th का भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इमोलेशन का मतलब होता है खुद को जला लेना, खुद को जला लेना या फिर जला देना, किसी चीज़ को आग में झोंक देने को बोलते हैं इमोलेशन। उसका जो इमोलेशन था, सीन एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, तो इनजस्टिस के खिलाफ उसने इमोलेशन करा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर जब द फॉलोइंग एंटोनिम पूछ रहा है ग्रेव का, ग्रेव क्या होता है, एकदम ग्रेव का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस, सोलेम, ह्यूमरस, सीरियस या फिर क्रिटिकल, बताइए। इसका पूछा है एंटोनियम, इसका उल्टा पूछा है, तो इसका उल्टा क्या होगा भाई, सोलेम, सीरियस और क्रिटिकल, ये तो इसके सिनोनिम हो गए तीनों। ह्यूमरस कोई मजाक वाली चीज़ है, तो ग्रेव अगर कोई चीज़ है तो मतलब सीरियस बात है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ह्यूमरस, मजाक वाली बात, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा 5th का। कोलैप्स का मतलब पूछ रहे हैं भाई, कोलैप्स का मतलब क्या होता है, सक्सीड हो जाना, फॉल अपॉर्ट सडनली, क्लाइंब अप करना, पोज करना। सक्सीड तो नहीं हो रही, कोलैप्स का मतलब कामयाब होना थोड़ी है, चढ़ना थोड़ी है,
पोज करना थोड़ी है। कोलैप्स का मतलब होता है गिर जाना अचानक से, सडनली फॉल अपार्ट करना। बी ऑप्शन करेक्ट। स्ट्रिंजेंट लॉज कौन से होते हैं? स्ट्रिंजेंट होता है बहुत स्ट्रिक्ट। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है प्लाइट। प्लाइट का मतलब क्या होता है? दुर्दशा। सेलिब्रेशन को दुर्दशा बोलते हैं, स्ट्रगल, रेस्क्यू या फिर अग्रीमेंट। अग्रीमेंट है नहीं, रेस्क्यू भी नहीं है, स्ट्रगल को ही बोलेंगे प्लाइट। बी ऑप्शन करेक्ट है। विच सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस बताना है आपको। आउटरेज, आउटरेज के बारे में सेंटेंस है। आउटरेज होता है आक्रोश। द पब्लिक वॉज आउटरेज। आउटरेज वॉज के साथ में तो देखो, अगर पैसिव में बना रहे हैं बाय द वर्डिक्ट तो पैसिव में है सेंटेंस, तो वॉज के साथ में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो पहला तो ऑप्शन वैसे ही कट गया। दूसरा सी ऑप्शन भी कट गया, वर आउटरेज हो गया। और द पब्लिक वर आउटरेज बाय वर्डिक्ट या फिर द पब्लिक वॉज आउटरेज्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक होता है क्या? सिंगुलर, तो इसमें वर क्या कर रहा है? इसको भी काट दो, तीन ऑप्शन कट गए, एक ऑप्शन बचता है बी, द पब्लिक वॉज आउटरेज्ड बाय द वर्डिक्ट। वर्डिक्ट आया है, कोई फैसला आया, उससे पब्लिक क्या है? पब्लिक के अंदर आउटरेज है। आउटरेज यानी कि आक्रोश है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट। अपोजिट मीनिंग पूछा है मोडेस्टी का। मोडेस्टी का मतलब होता है शालीनता, और इसका पूछा है आपसे अपोजिट। शाइनेस तो शालीनता में आती है, सिंप्लिसिटी और रिजर्व तीनों क्या है इसके सिनोनिम्स? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वैनिटी। वैनिटी, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। प्राइसेस वर पैक्ड एट लास्ट ईयर्स लेवल्स। द वर्ड पैक्ड का मतलब, पैक्ड का मतलब होता है किसी चीज़ एक बिल्कुल फिक्स हो जाना कोई चीज़, तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पैक्ड यानी कि फिक्स, तो प्राइसेस जो है वो फिक्स हैं लास्ट ईयर के लेवल पर। बी ऑप्शन करेक्ट है। पेज ऑफ द फॉलोइंग ईडियम। अब ईडियम का क्वेश्चन है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहे हो आप, इन सर्च ऑफ हेल्प, हेल्प मांगने, मदद मांगने। तो क्राई फाउल नहीं कर रहे हैं आप, जा रहे हो पिलर टू पोस्ट, एक जगह से दूसरी जगह जाने को बोलते हैं पिलर टू पोस्ट। बी ऑप्शन करेक्ट। ईडियम का मीनिंग पूछ रहा है। शी अक्यूज्ड द ऑफिशियल ऑफ डिसऑनेस्टी, लेटर शी वॉज फाउंड डूइंग द सेम। पहले ऑफिशियल को उसने डिसऑनेस्टी के बारे में अक्यूज करा, आरोप लगाया, और बाद में खुद उसको करते हुए पकड़ी गई। ट्रूली शी इज को व्हाट? एक ओल्ड फ्लेम है? नहीं। क्राइंग फॉल एट ए पिंच या फिर डैगर्स डाउन, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 13 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, क्राइंग फॉल। वो क्या कर रही थी? बस खाली हो अल्लाह कर रही थी, जबकि खुद ही उस चीज़ में लिप्त पाई गई है, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ईडियम पूछ रहा है एट ए पिंच का मतलब क्या होता है? एट ए पिंच का मतलब होता है मुसीबत में होना, एक कन्फ्लिक्ट में होना, लास्ट मोमेंट, इन एन इमरजेंसी। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, इन एन इमरजेंसी, इमरजेंसी में होना यानी कि एट ए पिंच, किसी मुसीबत में होना। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विच वर्ड मीन्स टू बी इन एक्सट्रीम हॉस्टिलिटी विद समवन, किसी के साथ बहुत ही हॉस्टिलिटी में होना, इसमें से कौन सा ईडियम बताएगा? ट्राई फॉल का मतलब तो हवाला करना। डैगर्स डाउन, हाँ डैगर्स डाउन खंजर खींच चुके हैं, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, वो हो चुकी है हॉस्टिलिटी, दुश्मनी। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चूज करना है करेक्ट मीनिंग फ्रेजल वर्ब का। ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है? तोड़ देना। रिज्यूम नहीं कर रहे टॉक्स को। एंड समथिंग एब्रप्टली, बी ऑप्शन करेक्ट है 16 का, किसी चीज़ को तोड़ देना, खत्म कर देना। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। टू स्टार्ट सडनली, अचानक से किसी चीज़ को शुरुआत करना, इसका मतलब शुरुआत हो जाना किसी चीज़ की, उसका मतलब क्या होता है भाई? ब्रेकआउट तो अभी तोड़ने का आया है। कॉल फॉर का मतलब डिमांड करना, नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है फैल जाना या फिर कोई चीज़ अचानक से शुरुआत हो जाना। करेक्ट सेंटेंस यूज करना है फ्रेजल वर्ब में। द इंस्पेक्टर कॉल्ड एट द स्कूल टू इंस्पेक्ट इट। कॉल्ड एट नहीं, इंस्पेक्टर ने कॉल फॉर करा है, डिमांड करा है किस चीज़ का? ये करा है टू इंस्पेक्ट इट। द इंस्पेक्टर कॉल्ड आउट करा है स्कूल को। देखो इंस्पेक्टर है, स्कूल को इंस्पेक्ट करना चाह रहा है, तो कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड एट, कॉल फॉर, कॉल आउट, इनमें से कौन सा आएगा ये पूछ रहा है सेंटेंस में। तो इसमें से आपको सबसे करेक्ट ऑप्शन, देखो इंस्पेक्टर है, कॉल एट मतलब थोड़े, कॉल एट का मतलब होता है थोड़े समय के लिए रुकना। स्कूल में, हाँ यही हो जाएगा यार, यही हो जाएगा, ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा इसका। तो कॉल फॉर डिमांड थोड़ी ना करी उसने, डिमांड थोड़ी ना करी, डिमांड थोड़ी होती है इंस्पेक्शन तो एकदम से हो जाता है भाई। ये थोड़ी होगा कि पहले इंस्पेक्टर फ़ोन करके स्कूल को बोलेगा कि मैं डिमांड करना चाहता हूँ, डिमांड कर मतलब इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ, नहीं, इंस्पेक्शन होता है अचानक से। तो ठीक है, कॉल एट एकदम से मतलब थोड़े समय के लिए रुकना। तो इंस्पेक्टर रुक गया है कहाँ पर? स्कूल में, इंस्पेक्ट कर रहा है अचानक से, ये ऑप्शन करेक्ट है। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड, विजिट नहीं करना प्लेस को, डिमांड करना और रिक्वायर, ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है? कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड। नेक्स्ट आपको वर्ड बताना है रेफर टू नॉलेज लिमिटेड टू ए स्मॉल सर्किल। एक स्मॉल सर्किल में बहुत चीज़ें, नॉलेज लिमिटेड है, किसी बात का बहुत कम लोगों को पता है, इसको क्या बोलते हैं? यू तो भीड़ होता है, एनसाइक्लोपीडिया तो वो है एक पूरी एक बुक है जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। इक्विनॉक्स ऐसी जगह, ऐसी चीज़ होती है जहाँ ऐसा मौसम होता है जहाँ पर दोनों दिनों रात बराबर हो रहे हैं, तो एसोटेरिक ही हो जाएगा। एसोटेरिक ये क्या होता है? एक ऐसी नॉलेज जो बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना आपको फीमेल शीप के लिए, ये होता है यू, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स अ बुक विद डिटेल्ड नॉलेज और वेरियस, एक बुक है जिसके अंदर बहुत सारी नॉलेज भरी हुई है अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, तो सी ऑप्शन एनसाइक्लोपीडिया करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इक्विनॉक्स मैंने अभी बताया, टाइम जहाँ पर दिन और रात बराबर हो जाते हैं, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और अगला पूछ रहा है विच सेंटेंस यूजेस बैकड्रॉप करेक्टली। बैकड्रॉप का मतलब होता है बैकग्राउंड, उसका कंटेक्स्ट पढ़िएगा इसको। द मूवी वॉज फिल्म्ड विदाउट एनी बैकड्रॉप, किसी बिना बैकड्रॉप के कैसे मूवी को फिल्म कर दिया जाएगा, नहीं करा जा सकता भाई, बैकग्राउंड तो होना चाहिए ना मूवी के पीछे, कुछ तो कोई तो कहानी होगी। द बैकड्रॉप ऑफ द सिचुएशन मेड इट ईजियर, किसी बैकड्रॉप जो सिचुएशन, अच्छा ये तो काटो इसको, बैकड्रॉप ऑफ द सिचुएशन मेड इट ईजियर, कोई कंटेक्स्ट है, कोई बैकग्राउंड है सिचुएशन का, उसने उसको ईजियर बना दिया, तो ऐसा तो कुछ खास है नहीं भाई कुछ भी हो सकता है ना, उसको खराब भी बना सकता है, उसको अच्छा भी बना सकता है। ही सैंग ऑन द बैकड्रॉप ऑफ हर करियर, अपने करियर के बैकड्रॉप पर उसने सैंग करा, गाना गाया नहीं, काटो इसको। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 3 तो गलती हो गई, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पढ़ लेते हैं इसको। द इश्यू इमर्ज अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन, इश्यू जो इमर्ज हुआ किस वजह से उठा, कोई भी इश्यू या कोई भी मुद्दा, अगेंस्ट द बैकड्रॉप का कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में राइजिंग इन्फ्लेशन हो रहा था, उसकी बैकड्रॉप में, उसके कंटेक्स्ट में मुद्दा उठा। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 25 क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन है 25th, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे। क्लैमर का सिनोनिम पूछ रहा है, विस्पर, प्रोटेस्ट, साइलेंस या फिर अग्रीमेंट। इसका आंसर आप कमेंट में मुझे, बच्चे जिनको भी पता है समझ में आ जाएगा आपको यार, अगर आपने क्लास को ध्यान से पढ़ा है तो आपको याद होगा क्लैमर का क्या मीनिंग है, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर देंगे। जिस भी बच्चे का आंसर सही रहेगा मैं उसको कर दूंगा लाइक, जिससे कि सारे लोग समझ जाएंगे इसका क्या करेक्ट आंसर है। नीचे आंसर की दी गई है, आंसर की मिलेगी आपको पीडीएफ से, पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर। टेलीग्राम चैनल को सभी बच्चे ज़रूर वहाँ पर उसको ज्वाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ वहाँ पर मैं फ्रॉम टाइम टू टाइम डालता रहता हूँ। आज क्वेश्चन 10 में से अगर किसी के 6 नहीं, आज तो थोड़ा हल्का था, 7+ अगर आ रहे हैं किसी के तो ये अच्छा स्कोर है, और अगर 25 में से, आज क्वेश्चन तो मॉडरेट लेवल के थे, 25th में से अगर 19+ आ रहे हैं तब ठीक है, तब आपकी तैयारी ठीक है, आप काफ़ी कुछ सीख रहे हो, ऑलराइट, आपका लेवल ठीक है। चलिए बेटा, और वीडियो अच्छी लगी है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे चीज़ों को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आप बेटा मेहनत करते रहिएगा, लगातार मेहनत करते रहिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है एक दिन आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।